डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कह दिया है जिसकी वजह से भारत के अंदर जो है वो तूफान आ गया है। उनसे अपनी शर्मिंदगी जो है वो छुपाई नहीं जा रही। पाकिस्तान एयरफोर्स को जनाब अवार्ड मिला है, ये भी एक बड़ी कमाल की खबर है। पाकिस्तान ने जनाब भारत को शिकस्त दी है खेल के मैदान में। फाइनल के बाद जो है वो पाकिस्तान ने ये ट्रॉफी भी जो है वो अपने नाम की है। एक और कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिकेट के मैदान से पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से आ रही है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है कई हफ्तों से जो है वो लॉबी कर रहा है कि ये मीटिंग जो है ये बांग्लादेश में नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहली बार एक ही छत के नीचे जो है इकट्ठे हों। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर नथिया गली की इस खूबसूरत वादी से मैं आपके साथ इस वक्त मौजूद हूं और यहाँ से एक दफ़ा फिर एक और वीलॉग जो है आपके सामने रख रहा हूँ। जनाब, बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं पिछले 12 घंटे में डेवलप हुई हैं। ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कह दिया है जिसकी वजह से भारत के अंदर जो है वो तूफ़ान आ गया है। भारत के अंदर इस वक्त एक दूसरे की शक्लें देखी जा रही हैं क्योंकि उनसे अपनी शर्मिंदगी जो है वो छुपाई नहीं जा रही। तो ये हुआ क्या है, ये डिटेल जो है मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूंगा। और पाकिस्तान एयरफोर्स को जनाब अवार्ड मिला है, ये भी एक बड़ी कमाल की खबर है, ये भी आपके साथ शेयर करनी है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने जनाब भारत को शिकस्त दी है खेल के मैदान में, और कहीं और नहीं दी बल्कि टूर्नामेंट के फाइनल के अंदर दी है। और फाइनल के बाद जो है वो पाकिस्तान ने ये ट्रॉफ़ी भी जो है वो अपने नाम की है। इसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे, तो एंड तक इस वीडियो को देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले जो है वो हमने अपने पिछले वीलॉग में आपको ये बताया था। द इकोनॉमिस्ट में जो है वो एक आर्टिकल छपा और उस आर्टिकल में ये कहा गया कि जनाब इन्वेस्टिगेशन की गई, उनकी जानिब से तहकीकात की गई और ये पता लगा कि जनाब वाकई पाकिस्तान ने जो है वो भारत के जंगी जहाज़ जो हैं वो गिराए हैं, जिसे इंडिया जो है वो बार बार मानता नहीं था, एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। सवाल उनसे करते थे तो वो उसका सही तरह जवाब नहीं देते थे और मुंह दूसरी तरफ कर लेते थे। जबकि इंटरनेशनल मीडिया में हर जगह जो है ये ज़बान ज़द-ए-आम है कि जनाब हाँ, जहाज़ तो गिरे हैं। हाँ, क्वांटिटी का फ़र्क है, कोई कहता है नहीं जनाब 3 गिरे हैं, कोई कहता है 5 गिरे हैं, कोई कहता नहीं 6 गिरे हैं। इस हवाले से जो है वो एम्बिग्विटी थी। लेकिन अब जिस जगह से एक्चुअली ये बयान आया है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है और जब यहाँ से गवाही आती है तो पूरी दुनिया जो है वो उसे सुनती है। क्योंकि और इसकी मैं वजह भी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कि इसकी वजह क्या है। और वो गवाही है जनाब डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बेसिकली एक तकरीब से खिताब कर रहा था और उन्होंने कहा कि जी भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया झड़पों के दौरान 5 तक जंगी तैयारे जो हैं वो मार गिराए गए। ताहम सूरत हाल जंगबंदी के बाद पुरसकून हो गई। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन अमरीकी कानून साजों के साथ तशैये के दौरान बात करते हुए कहा, उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया कि गिराए गए तैयारे जो है वो किस मुल्क के थे। बट इसकी भी अभी थोड़ी देर में आपको मैं डिटेल जो है शेयर करता हूँ कि पूरी दुनिया किस तरह जानती है कि ये भारत के ही जहाज़ हैं जिनके बारे में बात हो रही है। इंग्लिश में उसने क्या कहा, मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। उसने कहा जी, वी स्टॉप्ड अ लॉट ऑफ वॉर्स एंड दीज वर सीरियस। इंडिया एंड पाकिस्तान, दैट वाज गोइंग ऑन, प्लेन्स वर बीइंग शॉट आउट ऑफ देयर। आई थिंक 5 जेट्स वर शॉट डाउन एक्चुअली. There are two serious these are two serious nuclear countries and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. You saw it recently when you looked at what we did in Iran, where we knocked out their nuclear capability, totally knocked out that. But India and Pakistan were going at it and they were back and forth and it was getting bigger and bigger and we got it solved through trade. We said, you guys want to make a trade deal. We are not making a trade deal if you are going to be throwing around weapons and maybe nuclear weapons. Both were powerful nuclear states. तो अब ये जो 5 जहाज़ों वाली बात है, सबसे पहली बात तो ये कि आपके हो सकता है दिमाग में सवाल आया कि जनाब अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। उससे फ़र्क ये पड़ता है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट होता है उसे CIA की जानिब से, पेंटागन की जानिब से और FBI की जानिब से जो है वो बाकायदा ब्रीफिंग्स दी जाती हैं। और ये अब आप जानते हैं कि स्पाई नेटवर्क के हवाले से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से जो है अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है और जो सॉफ्टवेयर्स उनके पास हैं, जो सैटेलाइट ट्रैकिंग की टेक्नोलॉजी उनके पास है, वो पूरी दुनिया जो है वो उसे मानती है और वो जाके ब्रीफिंग देते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट को। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास जब जो इन्फॉर्मेशन होती है या जो बात होती है वो मामूली नहीं होती। और अगर वो भी जब ये तस्दीक कर दे कि जनाब 5 जहाज़ जो है वो मार गिराए हैं, तो ये कोई हल्की बात नहीं है। अच्छा, अब इसके ऊपर क्या हो रहा है कि इंडिया के अंदर जो है वो एक ये बहस छिड़ रही है कि जनाब इसने ये तो नहीं बताया कि इंडिया के जहाज़ थे। वो मैं अभी उसकी भी डिटेल अभी मैं थोड़ी देर में इसका भी मैं जवाब देता हूँ कि वो किस तरह प्रूव हो रहा है कि वाकई वो इंडिया के जहाज़ थे। दूसरी बात ये कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कम से कम एक अंदाजे के मुताबिक 20-22 दफ़ा पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बार बार ये बात कह चुका है कि जी हमने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो सीज़ फायर करवाया। पाकिस्तान तो एक्नॉलेज करता है, पाकिस्तान कहता है हाँ जी डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर करवाया, लेकिन इंडिया इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। अब इसके ऊपर भी एक पॉइंट ये है कि इंडिया जो क्यों नहीं एक्सेप्ट करता। इंडिया
शो ये करता है कि जनाब मेरा अपर हैंड था। और जंग तो जो पहला फायर किया गया, जो पहला हमला किया गया, वो तो इंडिया की जानिब से किया गया। तो वहाँ पे इंडिया के अंदर लोग खुद उनसे ये सवाल करते हैं कि जनाब अगर आप अटैकर थे और आपने इतना को पाकिस्तान को नप के रखा हुआ था, तो फिर आप सीज़ फायर के लिए क्यों राज़ी हो गए? आपको राज़ी नहीं होना चाहिए था। अगर ये पाकिस्तान की तरफ से आया था तो फिर तो आपको राज़ी नहीं होना चाहिए था, तो आप क्यों माने? इसी से पता लगता है कि एक्चुअली ये सीज़ फायर जो है वो अमेरिका ने करवाया और नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो है वो एक्चुअली झूठ बोल रही है। अच्छा, ये बात ज़हन में रखिए, ये बात ये मैं नहीं कह रहा, बीइंग अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मैं ये बात नहीं कर रहा, ये खुद इंडिया के अंदर जो है वो लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप हमसे दो नंबरी कर रहे हैं, आप हमसे धोखाबाजी कर रहे हैं, आप सही बात हमें नहीं बता रहे कि जंग बंदी एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर की वजह से हुई है। और ज़ाहिर बात है, अगर जंगबंदी हुई है तो ये इन्फॉर्मेशन डोनाल्ड ट्रंप को पहुंच चुकी होगी कि हाँ जी, पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया के 5 जहाज़ गिरा दिए हैं, और इसीलिए उसने जंगबंदी की तरफ जो है वो बात को लेके गया। और अगर जिसके 5 जहाज़ गिरे हैं तो वही डोनाल्ड ट्रंप के तल्ले करने गया है, पैर पकड़ने गया है कि जनाब आप हमारी जो है वो जंगबंदी करवाएं, और अगर आपने जंगबंदी ना करवाई तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। सो इसलिए ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इंडिया की तरफ जाती हैं। दूसरी बात ये कि सबसे पहले तो पाकिस्तान ने ये क्लेम किया था, पाकिस्तान ने सबसे पहले जो है ये बात कही थी कि जनाब हम जो है वो इंडिया के हम 5 जहाज़ गिरा चुके हैं। ये इंडिया ने तो क्लेम नहीं किया था, इंडिया ने तो कहीं भी जाके ये बात नहीं की कि जी हमने पाकिस्तान के जहाज़ गिराए हैं। पाकिस्तान वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने सबसे पहले ये बात जाके क्लेम की। तो अगर पाकिस्तान ने सबसे पहले क्लेम किया था तो उसको वेरीफाई किया गया है अमेरिका की जानिब से, और ये कहा गया कि जनाब हाँ जी, इनके 5 जहाज़ जो हैं वो गिरे हैं। अच्छा, सिर्फ कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट भारतीय सियासतदान और लोकसभा के मेंबर हैं महू मोइत्रा, जिनकी स्पीचेस एक्चुअली जो है वो बड़ी मशहूर हैं कांग्रेस के अंदर, इनकी जो लोकसभा है उसके अंदर जो इनकी स्पीचेस हैं वो काफ़ी जो है वो फेमस हैं, और पूरी दुनिया के अंदर एक्चुअली उनकी स्पीचेस जो हैं वो कोट की जाती हैं। तो उन्होंने इस बारे में जो है वो ट्वीट किया। उन्होंने कहा, ईच राफेल जेट वॉज बॉट विद 250 मिलियन ऑफ टैक्स पेयर्स मनी, वी नो एटलीस्ट वन वॉज शॉट डाउन, नाउ पोटस यानी कि डोनाल्ड ट्रंप says total 5 jets, not all Rafales were downed. Doesn't India deserve a post Sindoor briefing? तो वो भी आगे से जो है वो महू मोइत्रा जो है, जो इंडियन एक ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी की रहनुमा है, वो भी ये कह रही हैं कि जी हमारा हर राफेल जेट जो है वो तकरीबन $250 मिलियन का आया हुआ है, और अब अमेरिकी सदर भी ये बात कह रहा है कि जी हमारे जहाज़ जो हैं वो हमारे गिरे हैं। तो इनकी वैल्यू जो है वो इतनी ज़्यादा है, तो हमें ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है किसी किस्म की कोई ब्रीफिंग तो कम से कम मिलनी चाहिए कि इसका जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा कि हमारे जहाज़ जो हैं वो कितने गिरे हैं। अशोक स्वाइन हैं, जो कि एक इंडियन प्रोफेसर हैं और अक्सर करंट अफेयर्स के ऊपर वो कमेंट्री भी करते हैं, उन्होंने भी एक्चुअली ट्वीट किया। उन्होंने कहा, ट्रंप सेज पाकिस्तान शॉट डाउन 5 मिलियन फाइटर जेट्स, मूडीज लाइज हैव रून्ड इंडियाज स्टेचर ग्लोबली। तो ये खुद इंडियंस जो हैं ये बार बार नरेंद्र मोदी के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं कि जनाब आपकी जानिब से जो है वो गलत बयानी की जा रही है, और 5 जो भारतीय जहाज़ गिरे हैं उसके बारे में हमें सही तरह जो है वो नहीं बताया जा रहा। इसके अलावा एक और जो ख़बर है जी, डैमियन सिमोन, उनकी जानिब से ये बताया गया है कि जनाब पाकिस्तान ने जो है वो एक और नोटम जो है वो जारी किया है, और इस नोटम में ये लिखा गया है कि जनाब पाकिस्तान जो है अपने एयर ट्रैफिक रूट्स जो है वो बंद कर रहा है सेंट्रल और साउथ सेक्शंस के अंदर। 16 से 23 जुलाई तक जो है वो ये सेक्शंस बंद रहेंगे, जिसके अंदर जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज भी हो सकती हैं, मिसाइल टेस्ट भी जो हैं वो किए जा सकते हैं। तो सेंट्रल सेक्शन जो है पाकिस्तान का वो 16 से 23 जुलाई तक मुख्तलिफ एरियाज़ जो हैं उसमें एयर ट्रैफिक नहीं ऑपरेट करेगी, और साउथ में यानी कि सिंध और बलूचिस्तान का जो एरिया है उसमें 22 और 23 जुलाई को जो है वो एयर ट्रैफिक जो है वो काम नहीं करेगी। इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो उसके हवाले से है, क्या कहते हैं, पाक फ़िज़ाइया के हवाले से, जिसे एक अवार्ड मिला है पाकिस्तान के लिए, बड़ी खुशी की खबर है ये। और पाक फ़िज़ाइया के तैयारों ने बरतानिया में एक जो एक इंटरनेशनल एयर शो हो रहा था, रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो, उसमें पाकिस्तान ने जो है वो आलमी एजाज़ जीता है, और JF-17 ब्लॉक 3 तैयारा जो है उसे भी रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो 2025 में जो है वो आला अवार्ड जो है वो दिया गया है। और ये अवार्ड जो है वो जहाज़ों की शानदार परवाज़ और टेक्निकल महारत की के बुनियाद के ऊपर जो है वो दिया जाता है। तो पाकिस्तान का जो JF-17 थंडर तैयारा है उसे ये अवार्ड दिया गया है। ये JF थंडर 17 जो जहाज़ है इसने पाकिस्तान से बरतानिया तक मुसलसल नॉन स्टॉप एयर टू एयर रीफ्यूलिंग के ज़रिए जो है वो सफ़र किया, और JF-17 से ब्लॉक 3 को स्पिरिट ऑफ द मीट ट्रॉफ़ी से जो है वो नवाजा गया है। इसके अलावा इसी में पाक फ़िज़ाइया का C-130 उसने भी पहली पोजीशन हासिल की, और इसको भी जो है वो कॉन्कॉर्ड डी एलिगेंस ट्रॉफ़ी से जो है वो नवाजा गया है। तो पाकिस्तान के 3 तैयारे C-130 हरकुलिस,
IL-78 और JF-17, ये 3 जहाज़ जो हैं उन्होंने इस कंपटीशन के अंदर जो है हिस्सा लिया था। तो 2 को जो है इसमें से अवार्ड्स मिले हैं। पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशी की खबर है कि पाकिस्तान को जो है वो ये अवार्ड्स मिले हैं। और भारत की जानिब से कोई जहाज़ ही नहीं भेजा गया। मेरे ख्याल में बेहतर हुआ कि उन्होंने कोई जहाज़ नहीं भेजे, क्योंकि जिस किस्म की उनकी परफॉर्मेंस रही इस सारे अरसे के दौरान, इस जंग के दौरान, तो मेरे ख्याल में बेहतर ही था कि उन्होंने अपने जहाज़ जो है वो नहीं भेजे। और एक तीसरी खुशखबरी जो है वो भी पाकिस्तान के हवाले से है, और वो है जनाब स्नूकर के मैदान से, और वो है कि जनाब पाकिस्तानी क्यूइस्ट मोहम्मद आसिफ, उन्होंने IBSF वर्ल्ड मास्टर स्नूकर चैम्पियनशिप में जो है वो फ़तह हासिल की है। फ़ाइनल के अंदर उन्होंने ट्रॉफ़ी अपने नाम की है, और उन्होंने इंडियन क्यूइस्ट हैं ब्रजेश दमानी, उनको 4-3 से जो है उन्होंने शिकस्त दे के टाइटल जो है वो अपने नाम किया है। बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में जारी चैम्पियनशिप के फ़ाइनल मुकाबले में इब्तदाई 2 फ्रेम्स जो हैं वो मोहम्मद आसिफ ने पहले अपने नाम किए, और लेकिन उसके बाद तीसरा फ्रेम जो है वो जो इंडियन क्यूइस्ट थे ब्रजेश, उन्होंने जीता, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो उन्होंने 3-2 से जो है मोहम्मद आसिफ ने ये बर्तरी जो है वो अपने नाम की। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए एक और माशाल्लाह बड़ी बड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तान ने ये जो टाइटल है ये अपने नाम किया है। इससे पहले पाकिस्तानी क्यूइस्ट हसनैन अख्तर ने जो है वो भी अंडर 17 का वर्ल्ड टाइटल जो है वो उन्होंने जीता था। इसके अलावा जनाब एक और कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिकेट के मैदान से पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से आ रही है, और वो ये है कि कल इंग्लैंड का शहर है एजबेस्टन, जहाँ पे पहले भी क्रिकेट मैचेस होते रहे हैं। तो वहाँ पे बेसिकली ये जो वेटरन्स हैं, वेटरन्स तो नहीं कहना चाहिए, वो लोग क्रिकेटर्स में मोहम्मद हफीज़, शाहिद अफरीदी, ये लोग सारे जो हैं इनकी टीम है पाकिस्तान की। तो इनका जो है वो मुकाबला, इनका जो है वो मैच है कल, और इसमें जो है वो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है 8:30 बजे ये मैच शुरू होना है। तो इसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान दोनों की टीमें जो हैं वो बेसिकली इस मैच में आमने सामने होंगी। इंडिया से भी जो है उनकी एक टीम आ रही है। तो इसके ऊपर जो है वो एक बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है इंडिया के अंदर, ख़ास तौर पे इंडियन मुख्तलिफ जर्नलिस्ट जो हैं वो इसके ऊपर ट्वीट्स कर रहे हैं, कमेंट्री कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जनाब जब हमने स्पोर्टिंग इवेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान के साथ हम नहीं खेल रहे, तो ये इंडियन टीम जो है ये क्यों पाकिस्तान के अगेंस्ट ये मैच खेल रही है। तो पाकिस्तान का तो हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि जनाब खेलों को जो है वो दूर रखना चाहिए इन जंगी हालात से या टेंशन से, क्योंकि खेल और कल्चर और एंटरटेनमेंट के इवेंट्स जो हैं वो इनसे ऊपर होने चाहिए। लेकिन ज़ाहिर बात है कौन समझाए इंडियंस को, लेकिन वहाँ पे बड़ा एतराज़ हो रहा है इस बात के ऊपर। वी वुड लव टू सी अ मैच, वी वुड लव टू सी अ कॉम्पिटिशन, इंडिया और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने हों। आई थिंक दैट विल बी अ गुड इवेंट। इसके अलावा एशिया कप के हवाले से इंडियन मीडिया जनाब ये रिपोर्ट कर रहा है क्रिकेट के हवाले से कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है बांग्लादेश में एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो मीटिंग होनी है, बड़े दिनों से, कई हफ्तों से जो है वो लॉबी कर रहा है कि ये मीटिंग जो है ये बांग्लादेश में नहीं होनी चाहिए। इंडिया इसका बॉयकॉट करना चाह रहा है, इंडिया वहाँ पे बांग्लादेश जाना नहीं चाह रहा, और वो ये कह रहा है कि जी इसके वेन्यू को जो है वो आप चेंज करें। तो BCCI और दीगर बोर्ड्स जो हैं उनकी जानिब से बेसिकली 24 जुलाई को ढाका में होने वाले एशियन क्रिकेट काउंसिल के आइंदा इजलास का बाइकआउट करने के साथ साथ 2025 का जो एशिया कप है इसका मामला भी जो है वो खटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और BCCI ने ढाका में होने वाली मीटिंग में शिरकत ना करने की वजह हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो टेंशन है उसको करार दिया है कि जी इस वजह से हम बांग्लादेश ट्रैवल नहीं कर सकते, जबकि एक्चुअली इस मीटिंग को जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए भी ज्वाइन किया जा सकता है, लेकिन वो इसके ऊपर भी जो है वो राज़ी नहीं है। वो कह रहे हैं जनाब जगह जो है वो यहाँ से चेंज करें। सुनने में ये आया है कि इनके साथ 2 या 3 और क्रिकेट बोर्ड्स भी जो हैं वो मिल चुके हैं, जिसमें शायद ओमान भी जो है वो शामिल है, ओमान शामिल है, और आई थिंक एक और मुझे इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन 2 या 3 बोर्ड्स ऐसे हैं जो BCCI को इस मामले में सपोर्ट कर रहे हैं। और ज़हन में रखिएगा कि इस वक्त जो है वो मोहसिन नकवी के पास इस एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो सरबराही है वो इस वक्त मोहसिन नकवी के पास है। तो ये भी एक किस्म की पाकिस्तान के अगेंस्ट मूव है कि पाकिस्तान के होते हुए पाकिस्तान के पास इसकी सरबराही है, सदारत है, तो इस पूरे इवेंट को जो है वो सबोटाज कर दिया जाए। मतलब ये खेल के मैदान को भी जो है वो नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा एक और ख़बर जंग में आज आई है, और वो ये है कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आइंदा माह चीनी शहर तियानजिन में जो है वो हो सकता है कि पहली बार एक ही छत के नीचे जो है इकट्ठे हों। और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि अगले माह चीन का जो शहर है वहाँ पे शंघाई ताउन तंजीम यानी कि SCO इसका इजलास होने जा रहा है, सरबरा इजलास होने जा रहा है, जिसका इंडिया भी मेंबर है और पाकिस्तान भी मेंबर है। तो हो सकता है कि दोनों प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो इसमें शिरकत करें और दोनों एक ही जगह के ऊपर वहाँ पर मौजूद हों। तो पाकिस्तान तो डेफिनेटली मेरे ख्याल में ज़रूर अटेंड करेगा। हम तो चाइना के हवाले से कोई भी मीटिंग जो है वो कभी भी नहीं छोड़ते, लेकिन देखना ये है कि क्या नरेंद्र मोदी वहाँ पे आते हैं या नहीं आते। और दूसरी बात ये कि
उसके बाद इन दोनों का आपस में क्या मुसाफिया होता है कि नहीं होता। दिस विल बी द फर्स्ट टाइम ऑपरेशन सिंदूर और बनियानुल मरसूस के बाद जो है वो इस जंग के बाद दोनों प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो आमने सामने एक ही जगह के ऊपर होंगे। सो लेट्स सी कि वहाँ पे क्या टेंशन होती है या किस तरह जेस्चर्स जो हैं वो क्या होते हैं दोनों के आपस में मिलने के हवाले से। मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि मैं खुद इस वक्त नथिया गली हूँ। तो ख़बर ये है कि जनाब नवाज शरीफ साहब भी जो हैं वो इधर आए हुए हैं, मरी आए हुए हैं इस वक्त। और सुनने में आ रहा है कि मरीम नवाज़ जो हैं वो भी मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे पहुँचने वाली हैं इसी एरिया के अंदर। और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज भी जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद वो भी जो है वो इस डूंगा गली या मरी के एरिया के अंदर जो है आने वाले हैं और इनकी आपस में जो है कोई बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है वो होगी। तो देखने से ताल्लुक़ रखेगा कि ये जो मीटिंग होती है इसके अंदर क्या फ़ैसले होते हैं कि पूरा शरीफ ख़ानदान जो है वो इकट्ठा हो रहा है, तो इसके अंदर क्या डेवलपमेंट होती है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंटरनल एक इशूज़ चल रहे हैं उसके ऊपर शेख वकास अकरम ने जनाब कल बाकायदा तौर पर ट्वीट कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फ़ैसला है सेनेट की टिकटों के हवाले से। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी का एलामिया 18 जुलाई 2025 रात गए, काफ़ी लेट इन्होंने एक्चुअली ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें इमरान खान साहब की तरफ से सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन के उम्मीदवारों के जो नाम फाइनल किए गए हैं वो कुछ इस तरह हैं। नंबर 1 मुराद सईद, नंबर 2 फैसल जावेद, नंबर 3 मिर्ज़ा खान अफरीदी। बाकायदा तौर पे पीटीआई ने अनाउंसमेंट कर दी है कि जी मिर्ज़ा खान अफरीदी औरतों की नशिस्त रुबीना नाज, टेक्नोक्रेट की नशिस्त आज़म खान सवाती, और जबकि सानिया निश्तर की खाली होने वाली नशिस्त के ऊपर जो है मिशाल यूसुफजई को जो है वो टिकट दिया जाएगा। इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी और सियासी कमेटी ने इन्हीं नामों की तौसीक की है। और अलावा अजीम पेट्रोन इन चीफ इमरान खान साहब के अहकामात ये थे कि इलेक्शन के मुकाबले या बिला मुकाबला होने का फ़ैसला खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी बाहमी मुशावरत से कर ले। खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी ने सेनेट इंतखाबात के हवाले से मुतफ़िक़ा तौर पर फ़ैसला किया कि रवायती तौर पर होने वाली ख़रीद व फ़रोख्त के शर्मनाक अमल को ख़त्म करने और इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए बिला मुकाबला फ़ैसले को तरजीह दी जाती है। और सियासी कमेटी ने इस फैसले को कसरत राय से मुकम्मल तायद दी और बाकी उम्मीदवारों के कागजात वापस लेने का फ़ैसला किया है। अच्छा, इस सारे मामले के अंदर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अभी तक जो है वो शेख वकास अकरम की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुझे नहीं पता, मैं इस वक्त जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जस्ट क्वेश्चनिंग कि क्या उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर कोई अनाउंसमेंट हुई है या नहीं हुई, वी डोंट नो अबाउट दिस। लेकिन शेख वकास अकरम ज़ाहिर बात है इस वक्त सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने इस लिस्ट को जो है फॉर्मली इस बात को अनाउंस कर दिया है। इसके साथ साथ जनाब कल जब ये सारी मीटिंग्स वगैरह जो हैं वो जारी थी तो वो जो मेंबर्स हैं खुरम ज़ीशान और आयशा बानो और इरफान सलीम, इनकी जानिब से जो है वो ट्वीट्स की गई जो कि बेसिकली जिनके लिए ये सारी लड़ाई झगड़ा जो है वो हो रहा था और उनसे कहा जा रहा था कि आप अपने कागजात नामजदगी वापस लें। तो इस पर खुरम ज़ीशान ने जो है कल रात को ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी इट्स अ वॉरियर्स कोड, देयर इज़ नो सरेंडर। और इसी तरह इरफान सलीम ने जो है इसी पोस्ट को रीपोस्ट किया और उन्होंने कहा लाउड एंड क्लियर। और आयशा बानो ने लिखा इन वॉरियर्स कोड देयर इज़ नो सरेंडर, उन्होंने भी एग्जैक्टली वही बात की। तो तीनों जो हैं तीनों वो अफराद जिनके हवाले से ये कहा जा रहा था कि इनकी टिकट्स के हवाले से, उन तीनों ने जो है फ़िलहाल यही इंप्रेशन दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हवाले से ये जो शेख वकास अकरम साहब ने अनाउंसमेंट की है वो इस फैसले से वो ज़्यादा खुश नहीं हैं। खुरम ज़ीशान ने एक्चुअली एक और ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा अपनी सीट पार्टी के वसी मफाद में छोड़ भी दूंगा क्योंकि ये बेमानी चीज़ें हैं जब तक खान जेल में है, लेकिन जहाँ पार्टी के नज़रिए और असूल पे सौदेबाजी होगी वहाँ रास्ते की दीवार बनेंगे। मैंने वाजे कहा है कि बेशक मुझे आउट कर दें लेकिन उन लोगों से मुफाहमत ना करें जो खान के दुश्मन हैं। इलेक्शन लड़ना ज़रूरी है पार्टी का और मेरी दस्तबरदारी से शायद उन्हें डील करने में मदद मिलेगी, बस इसीलिए दस्तबरदार ना होने का असूली फ़ैसला अपनी पार्टी और नज़रिए के लिए किया है। तो इसका मतलब है कि वो इस सारे मामले से जो है वो कतई तौर पे विड्रॉ नहीं हो रहे और उन्होंने पार्टी की जानिब से जो अनाउंसमेंट भी की गई है शेख वकास अकरम साहब की ज़रिए, उन्होंने इसे एक्सेप्ट करने से जो है वो इनकार कर दिया है। इसके साथ साथ जब ये इजलास जारी था तो मुख्तलिफ जर्नलिस्ट की जानिब से इसके ऊपर जो है वो रिपोर्टिंग की जा रही थी जो अंदर की सूरत हाल के हवाले से जो है वो बता रहे थे कि इस वक्त इजलास के अंदर जो है वो क्या क्या चल रहा है। तो इसके ऊपर शेख वकास अकरम ने एक वज़ाती ट्वीट भी किया। इंतज़ार हुसैन पचोता और साहिबजादा हामिद रज़ा के ऊपर जो है वो ये इल्ज़ाम लगे कि वो मिर्ज़ा अफरीदी को जो है वो एक्चुअली इस मीटिंग के अंदर सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने इसके बाद जो है वो ट्वीट्स की कि जी ऐसा कुछ नहीं है और ये हमारे पे बिला वजह जो है वो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। शेख वकास अकरम ने ट्वीट किया, लो जी सियासी कमेटी के गुज़िश्ता इजलास की तरह इस दफ़ा भी कुछ रस्तू सियासी कमेटी के हवाले से झूठी ट्वीट्स बेबुनियाद और मन घड़त गुफ्तगू लिखकर सनसनी फैलाने की कोशिश करते रहे। इसकी सिर्फ मजम्मत की जा सकती है, पार्टी और सोशल मीडिया के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करने और खलीज पैदा करने की नाकाम कोशिश। तो शेख वकास अकरम डज़ नॉट लाइक दिस, ये जो कुछ भी जो है वो हो रहा है।
इसके अलावा एक सहाफ़ी हैं ज़ुबैर अली ख़ान, उन्होंने कल एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा साहिबज़ादा हामिद रज़ा कह दें कि उन्होंने मिर्ज़ा अफरीदी को टिकट देने की मुखालफत की जब आरिफ अलवी मीटिंग छोड़कर जा चुके थे, तो उन्होंने अली अमीन की हिमायत नहीं की। वो एलानिया मिर्ज़ा अफरीदी को टिकट देने की मुखालफत करें, मैं माफ़ी मांग लूँगा। उन्होंने कहा कि आरिफ अलवी जो हैं वो एक्चुअली इस मीटिंग को छोड़ के चले गए थे क्योंकि वो अली अमीन गंडापुर की हिमायत नहीं कर रहे थे। तो इस दौरान जो है उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हामिद रज़ा जो हैं वो सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन हामिद रज़ा साहब ने फिर दोबारा ट्वीट किया, जवाबी ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी मैं हल्फन ये कहता हूँ कि मैंने मीटिंग जो है 30 मिनट लेट शुरू की। मुझे नहीं पता आरिफ अलवी साहब कब छोड़ के गए या क्यों छोड़ के गए, लेकिन मेरी मिर्ज़ा अफरीदी के हवाले से मैं हल्फन कहता हूँ कि मैंने कोई सपोर्ट नहीं किया, ना मेरी इस टॉपिक के ऊपर जो है किसी किस्म की कोई बातचीत हुई है। एक छोटी सी चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा एक और टॉपिक के हवाले से। ये जो कोहिस्तान स्कैंडल है, इसके हवाले से एक और अपडेट ये भी आई है कि 8 अफराद जो हैं वो अब तक इसमें मज़ीद गिरफ़्तार किए गए हैं। इसी के हवाले से एक ये ख़बर चल रही है कि जनाब ये जो घर है जो परी ज़ात के अंदर जो घर इस्तेमाल हुआ था, शायद ये भी उसी प्रॉपर्टीज़ का हिस्सा हैं जिन्हें सील किया गया है, या ये भी एक्चुअली एक इसी किस्म की ट्रांजैक्शन थी। लेकिन अब जो ओनर्स हैं इसके इस घर के जो परी ज़ात के अंदर इस्तेमाल हुआ था, उन्होंने कहा कि ये वो घर नहीं है जो कोहिस्तान स्कैंडल से अटैच्ड है, वो एक और घर है। लेकिन परी ज़ात की शूटिंग जो है उस घर में नहीं हुई है। जो घर एक्चुअली कॉन्फिस्केट किया गया या सील किया गया है वो एक डिफरेंट घर है जिसकी तस्वीरें आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। परी ज़ात वाला घर जो है वो एक और है। ये 5 कनाल का घर है जिसको सील किया गया है। परी ज़ात वाला घर जो है वो तकरीबन कोई 10 कनाल का है और उसका इस स्कैंडल के साथ जो है वो कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमने सोचा ये डिटेल भी जो है वो आपके साथ शेयर की जाए। चलो अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।